Hello dear pharmaceutical friends. Today we are going to discuss about the sterility test method. एक्चुअल में स्टेरिलिटी टेस्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ये नेसेसरी हो जाता है, जो फार्मास्यूटिकल आर्टिकल्स जस्ट लाइक द पेरेंटल प्रिपरेशंस, इंजेक्शंस, इन्फ्यूजन्स, आई ड्रॉप्स, व्हाई इट इज नेसेसरी. वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप क्या क्या मेथड हम इसमें फॉलो करते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग करने के लिए, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से मीडियाज यूज होते हैं और इंक्यूबेशन कंडीशंस क्या रहती हैं, उसका सभी हम डिस्कस करने वाले हैं. मीडिया की जो जीपीडी कंडीशंस हैं वो क्या है, टेस्ट हम किस किस मेथड्स को अप्लाई करके टेस्टिंग कर सकते हैं, तो सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टेरिलिटी टेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, हम इसको क्या रिक्वायरमेंट है. तो स्टेरिलिटी टेस्ट is conducted to ensure that the pharmaceutical article claiming to be sterile is actually sterile or not. ठीक है, जो भी फार्मास्यूटिकल आर्टिकल है जो क्लेम कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल आर्टिकल में कोई इंजेक्शन है, सपोज कीजिएगा, अगर हम क्लेम कर रहे हैं कि इंजेक्शन स्टेराइल है, तो क्या वो एक्चुअल में स्टेराइल है या नहीं है. अब जो वर्ड आ जाता है स्टेराइल, व्हाट इज दिस स्टेराइल, बेसिक थिंग यहां पर आ जाती है. स्टेराइल होता क्या है, तो स्टेराइल मीन्स क्या होता है, फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. राइट, फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ज्यादातर जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं क्या मिस्टेक करते हैं, कोई अगर स्टेराइल की डेफिनेशन भी हमसे डिस्कस करता है तो जस्ट एक वर्ड रहता है कि हम एक लाइन में उसको डिस्क्राइब करते हैं, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स. नो, दैट इज रॉन्ग. फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ वायबल माइक्रो, वायबल वर्ड जरूर यूज करना है. ठीक है, अगर नॉन वायबल माइक्रो प्रेजेंट है कहीं पर तो वो तो स्टेराइल ही है ना, तो इसके लिए आपको वायबल वर्ड जरूर यूज करना है. वायबल माइक्रो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर आर्टिकल में, तो उसको हम स्टेराइल कहेंगे. ठीक है, तो ये तो जनरल डेफिनेशन थी स्टेरिलिटी टेस्टिंग की. तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग के थ्रू हम ये इंश्योर करते हैं जो भी फार्मास्यूटिकल फॉर्म है उसमें कोई भी वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो उसको हम इंश्योर करते हैं यहां पर. तो जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग के अगर हम मेथड्स देखें तो अलग अलग जो हम फार्माकोपियाज फॉलो करते हैं, तो हम इंडियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हम इंडियन फार्माकोपिया भी फॉलो करते हैं, हम यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया भी फॉलो करते हैं और हम ब्रिटिश फार्माकोपिया भी फॉलो करते हैं और ईपी भी फॉलो करते हैं. जो भी व्हाट एवर रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम टेस्टिंग मेथड बेसिक सेम है, बहुत माइनर डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज बेसिक जो टेस्टिंग मेथड है वो सभी में सेम आ जाता है. राइट, तो इसमें कैसे कैसे हम इन पर्टिकुलर फार्माकोपियाज में हमें आगे बढ़ना है टेस्टिंग के लिए वो डिस्कस करेंगे. तो अगर हम एज पर आईपी देखते हैं इंडियन फार्माकोपिया, तो इसमें जो चैप्टर नंबर है दैट इज 2.2.11, ये चैप्टर नंबर है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली. और एज पर अगर हम यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया देखते हैं तो चैप्टर नंबर जो है 71 है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया में. राइट, और अगर लास्ट में हम बीपी के बारे में डिस्कस करते हैं तो जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर अपेंडिक्स करके है, अपेंडिक्स 16A. ठीक है, ये एज पर बीपी है और एज पर यूएसपी 71 चैप्टर है, एज पर आईपी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 2.2.1 चैप्टर नंबर है. ठीक है, तो 1 by 1 करके हम इनके बारे में थोड़ा बेसिक स्टेरिलिटी टेस्टिंग के बारे में कैसे परफॉर्म करना है उसको डिस्कस करेंगे. ओके, जो सबसे पहले जान लेते हैं जो बेसिक कंडीशन है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए.
स्टेरिलिटी टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है वो कहां परफॉर्म किया जाता है? अंडर LAF, अंडर लैमिनार एयर फ्लो। ठीक है, टेस्ट परफॉर्म करना है और कंडीशंस, एसेप्टिक कंडीशंस, एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर हमें टेस्ट परफॉर्म करना है। राइट, एसेप्टिक कंडीशन मींस हमारे द्वारा कोई भी माइक्रोब नहीं ऐड होना चाहिए। कंडीशन क्या? स्टराइल कंडीशन रहेंगी। राइट, तो एसेप्टिक कंडीशन के अंदर ये टेस्ट को हमें परफॉर्म करने का है। अब इसमें जो नेक्स्ट है, मीडियाज कौन कौन से यूज होते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं मीडिया के बारे में, तो 2 मीडिया बेसिकली हम यूज करते हैं। तो मीडियाज में अगर फर्स्ट जो मीडिया है, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया, और दूसरा मीडिया है सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया। सोयाबीन लिखते हैं, सॉरी, सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया। राइट, तो 2 मीडिया यूज होते हैं बेसिकली, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया, सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया। राइट, जो फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया है ये बेसिकली जो यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है जो एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए। बेसिकली एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए, और साथ में इसमें क्या एरोबिक बैक्टीरिया भी डिटेक्ट हो जाते हैं। राइट, तो एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया दोनों यहां डिटेक्ट हो जाते हैं फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम में। अगर हम बात करते हैं सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम की, तो इस यहां पर क्या डिटेक्ट होने वाला है? एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई। बेसिकली एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई यहां पर डिटेक्ट होने वाला है। राइट, तो ये 2 मीडिया बेसिकली यूज हो जाते हैं। ठीक है, फर्दर कंटिन्यू करते हैं मीडिया का डिटेल के लिए। तो एक मीडिया जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया है, दूसरा सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया है। राइट, तो फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया में ऐसा क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है जिसके कारण से एरोबिक और एज वेल एज एनारोबिक दोनों तरह के बैक्टीरिया यहाँ ग्रो कर जाते हैं। तो यहां पर एक तो नाम ही आ रहा है, थायोग्लाइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो सोडियम थायोग्लाइकोलेट यहां प्रेजेंट होता है। जो एनारोबिक कंडीशन हमको प्रोवाइड करा रहा है। राइट, फर्दर एक इंडिकेटिंग सिस्टम यहां प्रेजेंट है, रिजाज यूरिन। मीडिया में क्या रिजाज यूरिन भी प्रेजेंट होता है, और साथ में एक और स्पेशल केस है अगार। बेसिकली जो अगार प्रेजेंट होता है वो सॉलिड मीडियाज होते हैं उसी में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगार यहां पर कितना 0.75 ग्राम पर लीटर अगार भी प्रेजेंट रहता है। इससे क्या रहता है, अगार से थोड़ा विस्कोसिटी रहती है, आप देखेंगे थोड़ा विस्कस रहता है। जो FTM मीडिया है थोड़ा विस्कस रहता है, जिससे कि ऑक्सीजन का एक ग्रेडियंट बना रहे, पूरे मीडिया में ऑक्सीजन डिफ्यूज ना हो। तो अगर हम सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम की बात करते हैं, सपोज ये हमने एक ट्यूब में मीडिया फिल कर रखा है, तो क्या कंडीशन रहती है इसकी? आपने देखा होगा जब मीडिया प्रिपेयर करते हैं तो उसमें रिंग प्रेजेंट रहता है यहाँ पर। ठीक है, कितना 1/10 पार्ट जो है इसका वो रेड पिंक कलर, यूजुअली क्या है 1/10 पार्ट टेस्टिंग के टाइम पर उस पर से ज्यादा पिंक नहीं होना चाहिए। पिंक कलर क्यों आया है? ये रिजाज्यूरिन के कारण से आया है। जो रिजाज्यूरिन डाई है ये क्या काम करती है, ऑक्सीजन जहां भी प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पिंक कलर देने वाली है। तो इससे क्या शो हो रहा है, यहाँ पर जो मीडिया का ये पोर्शन है जहां पर पिंक कलर प्रेजेंट है, इस पिंक कलर में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इस एरिया में यहां पर मीडिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, और नीचे का जो येलो पार्ट है वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। राइट, तो ये जो येलो कंडीशन है, येलो पार्ट आ रहा है, ये क्या कंडीशन प्रोवाइड करा रहा है, एनारोबिक। ठीक है, और यहां जो पिंक पार्ट है मीडिया का, दिस इज एरोबिक। ठीक है, ये एरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करा रहा है, और
अपर पार्ट में जो एरोबिक कंडीशन है, यानी एरोबिक बैक्टीरिया जो ग्रो करेंगे वो कहां ग्रो करने वाले हैं, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे इस रिंग वाले पार्ट में, अपर पार्ट में ग्रो करेंगे। और जो नीचे वाला पार्ट येलो पार्ट है उसमें क्या एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से किसके कारण से रह रहा है, यहाँ पर आगार भी प्रेजेंट है, थायोग्लाइकोलिक एसिड भी प्रेजेंट है सोडियम थायोग्लाइकोलेट फॉर्म में। ठीक है, रिसर्चुरिन इंडिकेटर सिस्टम है, अदर कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है, व्हाटएवर, जिससे कि जो भी पर्टिकुलर माइक्रोब्स है उनकी ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके। राइट, ओके। इसका जो पीएच अगर हम बात करें 7.1 प्लस माइनस 0.2 रहता है, ये पीएच रहता है फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया का। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं एससीडीएम की, तो एससीडीएम की जो पीएच होती है बेसिक, जैसे एससीडीएम मीडिया होता है कंपोनेंट बेसिक रहते हैं, इधर भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे, सभी जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं। और पीएच कितना रहता है 7.3 प्लस माइनस 0.2। राइट, दोनों ही मीडिया को कितने 121 डिग्री पर सेल्सियस पर स्टरलाइज करना है। राइट, जो भी आपका वैलिडेटेड प्रोसेस है ऑटोक्लेव वैलिडेशन के बेस पर जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको स्टरलाइज करना है। स्टरलाइज करने के बाद में जो स्टोरेज किया जाता है फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया को हम 2 to 25 डिग्री पर स्टोर करना है। ठीक है, तो जो ये किसके लिए, जिससे क्या है 2 to 25 डिग्री पर, जिससे क्या रहने वाला है स्टोरेज कंडीशन में, इस कंडीशन में करेंगे तो आपका रिंग भी प्रॉपर मेंटेन रहेगा और मीडिया जो है आपको यूज करने के लिए सुटेबल रहने वाला है। ठीक है, ओके, ये बेसिक रेफरेंस था, दोनों जो मीडियाज हैं कैसे कैसे उनको यूज करना है। इनका जीपीटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब इन मीडियाज के अगर जीपीटी की बात करते हैं, ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट की, तो टेस्टिंग में यूज करने से पहले आपका मीडिया का जीपीटी टेस्ट पास होना चाहिए। राइट, तो फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया के लिए जो हम ऑर्गेनिज्म यूज करने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सेकंड सूडोमोनास एरुजिनोसा। और जो थर्ड ऑर्गेनिज्म यूज होना है, ये दोनों एरोबिक कंडीशन के लिए यूज हो रहे हैं और एनारोबिक के लिए क्लोस्ट्रीडियम। स्पोरोजीन्स यूज किया जाना है। और अगर हम एससीडीएम की बात करते हैं तो एससीडीएम में जो जीपीटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होने वाले हैं उसमें दो तो फंजाई यूज होने हैं, एक बैक्टीरिया यूज होना है। तो फंजाई में एस्परजिलस, एस्परजिलस ब्रासिलियेंसिस, एस्परजिलस ब्रासिलियेंसिस यहां पर यूज होने वाला है। दूसरा कैंडिडा एल्बिकेंस यूज होना है। और थर्ड वन जो है दैट इज बेसिलस सबटिलिस, बेसिलस सबटिलिस यूज होने वाला है। तो करना क्या, जब आपने मीडिया बना लिया है 100 ml ट्यूब्स में ट्रांसफर कर दिया है, उसके बाद में इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ट्यूब्स लेनी है आपको। 3 ट्यूब्स ये हो गई है, 3 ट्यूब्स ये हो गई है, एक नेगेटिव कंट्रोल के लिए साथ में रख सकते हैं, रखना है। तो नॉट मोर देन 100 CFU, 100 CFU से ज्यादा नहीं अप्लाई करेंगे और नॉट मोर देन 100 CFU आपको अप्लाई करने हैं इनकी पर्टिकुलर ट्यूब्स में। जो फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट की ट्यूब्स हैं, एक ट्यूब में आपको एस ऑरियस नॉट मोर देन 100 CFU ट्रांसफर किया, दूसरे में सूडोमोनास, तीसरे में क्लोस्ट्रीडियम और एससीडीएम की वैसे ही एक में एस्परजिलस, फिर कैंडिडा, फिर बेसिलस सबटिलिस, ये अलग अलग ट्यूब्स में ट्रांसफर किया। एक एक ट्यूब को नेगेटिव कंट्रोल आपने यूज करना है। तो जो भी पर्टिकुलर, चाहे बैक्टीरिया एफडीएम में हो, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम में, चाहे एससीडीएम में हो, जो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो नॉट मोर देन 72 आवर्स में आ जानी चाहिए, 3 डेज के अंदर आ जानी चाहिए। किसके लिए, बैक्टीरिया। राइट,
एक कंडीशन और जान लेते हैं, जो एफटीएम को इंक्यूबेट करना है आपको, वो कितना 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर करना है, और एससीडीएम का जो इंक्यूबेशन जाने वाला है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर जाने वाला है। और बैक्टीरिया को जो इंक्यूबेशन टाइम रहने वाला है वो नॉट मोर देन 72 आवर में ग्रोथ मिलना चाहिए, लग्जरियंट ग्रोथ मिलना चाहिए, अच्छी ग्रोथ मिलना चाहिए, टर्बिडिटी आनी चाहिए ट्यूब्स में, और फंजाई का नॉट मोर देन 5 डेज, विद इन 5 डेज आपको फंजाई की ग्रोथ मिलनी चाहिए। अगर ये जीपीटी कंडीशन आपको अचीव होती है तो आपका मीडिया सुटेबल है स्टेरिलिटी टेस्टिंग में यूज करने के लिए। ठीक है, आगे टेस्ट के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डाइल्यूशन फ्लूइड्स। डाइल्यूशन फ्लूइड्स में क्या यूज होना है, तो जस्ट लाइक हम बात करें जैसे इंडियन फार्माकोपिया या यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, थोड़ा थोड़ा यहाँ डिफरेंस आ जाता है। यहाँ आईपी बोलती है फ्लूइड ए भी यूज करना है अलग कंडीशन में, फ्लूइड ए है, फ्लूइड बी है। यहां पर क्या है यूएसपी में, फ्लूइड ए, डी और के यहां डिफाइन किया गया है। बेसिकली अगर हम फ्लूइड ए की बात करें, वो दोनों में सेम है। फ्लूइड ए जो है इसमें क्या रहता है, 1 ग्राम पेप्टोन, 1 ग्राम पेप्टोन पर लीटर, यानी 1 लीटर वाटर में आपको जो 1 ग्राम पेप्टोन डिसॉल्व करना है, और इसका पीएच रहने वाला है कितना, 7.1 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, ये रहने वाला है। साथ में अगर हम फ्लूइड बी की या डी की बात करते हैं, उसमें क्या एडिशनली हो जाता है कि या केक में जो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट ऐड हो जाते हैं, या जस्ट लाइक पॉलीसॉर्बेट हो गया है, या ऐसे एडिशनली आप रेफर कर सकते हैं फार्माकोपिया को, या ए डी की कंपोजिशन के की आप चेक कर सकते हैं, या ए की कंपोजिशन। तो बेसिकली जो पेप्टोन वाटर है ये यूज किया जाता है एज ए डाइल्यूशन फ्लूइड के फॉर्म में, राइट। हाँ, नेक्स्ट आता है जो सैंपल कितना यूज करना है आपको, सैंपल नंबर्स, नंबर ऑफ सैंपल कितने चाहिए आपको। ठीक है, तो इसमें 2 केस आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एलवीपी की, तो इसमें क्या 2% और 10 नंबर्स आपको यूज करने हैं, 2% और 10 नंबर्स, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल की बात करते हैं अगर हम, तो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में 2% और 20 नंबर्स, विच एवर इज लेस, राइट। तो ये कंडीशन आपको यहां पर यूज करने का है, 2% और 10 नंबर्स एलवीपी के केस में, जो भी दोनों में से कम हो, और एसवीपी के केस में 2% और 20 नंबर्स, विच एवर इज लेस। ठीक है, और भी अगर आप फार्माकोपिया चेक करेंगे, इंडियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, तो वहां पर अदर भी कंडीशन टेबल्स डिफाइंड है कि कैसे कैसे हमें सैंपल क्वांटिटी अप्लाई करनी है बैच साइज के अकॉर्डिंग। कुछ बैच साइज कम ज्यादा है या सब पर आने वाला है, कंडीशन क्या क्या रहने वाली है वहां पर। ठीक है, ये नंबर ऑफ जो है कितने एक बैच में कितनी बॉटल्स हैं, वॉयल्स हैं, उसके बेस पर रहने वाला है। बेसिक आप ये रेफर कर सकते हैं। अब अगर बात करें सैंपल क्वांटिटी की, हर कंटेनर से कितना सैंपल लेना है हमको, तो सैंपल क्वांटिटी कितना लेना है पर कंटेनर में। अगर लिक्विड्स की जैसे हम बात करते हैं 1 ml या लेस देन 1 ml है, लेस देन 1 ml क्या करना है इस केस में। फिर अगर हमारी बात आती है कि 1 to 40 ml है, तो क्या करना है, राइट। 40 to 100 ml है, तो क्या करना है, और मोर देन 100 ml है, तो क्या कंडीशन हमें अप्लाई करने का है। ओके, तो लेस देन 1 ml है तो क्या करने का है, फुल कंटेंट ऑफ कंटेनर, फुल कंटेंट ऑफ कंटेनर को हमें यूज करने का है। 1 ml से 40 ml है तो क्या यूज करना है, हाफ कंटेंट ऑफ कंटेनर, बट
नॉट लेस देन 1 ml। ठीक है, कितना 1 ml से कम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन आती है 40 ml से 100 ml, तो कितना यूज करना है हमको? 20 ml यूज करने का है, राइट। मोर देन 100 ml आता है तो कितना क्वांटिटी हमें यूज करना है? तो इस केस में आता है 10% और 20 ml यूज करना है हमको। कितना? 10%, ठीक है, 10% और 20 ml, नॉट लेस देन। ठीक, जैसे सपोज करो अगर हम बात करते हैं कि अब 100 ml है, 100 ml का 10% कितना होने वाला है? 10 ml होने वाला है। तो इस केस में 10 ml नहीं करेंगे, कितना करेंगे? मिनिमम 20 ml हम सैंपल फिल्टर करेंगे, सैंपल यूज करेंगे। और अगर सपोज करो 500 ml का इंजेक्शन है तो इसका 10% कितना होने वाला है? 50 ml। तो यहां पर कम से कम 50 ml हम सैंपल यूज करेंगे, राइट। तो ये कितना सैंपल क्वांटिटी आपको यूज करना है टेस्टिंग के लिए, तो ये डिस्क्राइब किया गया है यहां पर। सिमिलरली अगर सैंपल क्वांटिटी की बात करते हैं सॉलिड्स के केस में, तो कितना यूज करना है हमको? अगर हमारी वायल में लेस देन 50 mg है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर केस हमको फॉलो करने का है। देन दूसरा केस आता है 50 mg टू लेस देन 300 mg, देन 300 mg टू लेस देन है, यहां पर लेस देन 5 ग्राम, और यहां पर 5 ग्राम और मोर के केस में कितना हमें सैंपल क्वांटिटी यूज करने का है, राइट। तो जो फर्स्ट केस आता है हमारा लेस देन 50 mg है, तो यहां पर तो हमें क्या करना है? फुल कंटेंट यूज करना है, राइट। फुल कंटेंट आपको यूज करने का है, राइट। अब 50 mg से अगर 300 mg अगर हमारा सैंपल केस आ रहा है सेकेंड, तो यहां पर कितना यूज करना है? हाफ, जरूर यूज करना है हाफ, बट नॉट लेस देन 50 mg। 50 mg से कम यूज नहीं करेंगे। फिर 300 mg से अगर लेस देन 5 ग्राम तक है तो आपको 150 mg वहां पर सैंपल यूज करना होगा, ओके। अगर कितना आ जाता है? 5 ग्राम और उससे ज्यादा है, 5 ग्राम और मोर देन 5 ग्राम है, तो आपको 300 mg सैंपल हर वायल से यूज करना होगा, ठीक है। तो ये सैंपल क्वांटिटी का डिस्क्रिप्शन था कि कितना कितना सैंपल हमें यूज करना है। थोड़ा सा एक अपडेट कर लेते हैं, ये 300 mg नहीं 500 mg आपको यूज करना है, ठीक है। तो 5 ग्राम से याद रखें, 5 से याद रखेंगे, अभी 5 आएगा, ठीक है, इजी है। तो यहां पर कितना? मिनिमम 500 mg आपको सैंपल यूज करना होगा, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स, जान लेते हैं कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं। तो 2 मेथड्स यूज होने वाले हैं बेसिकली। फर्स्ट मेथड है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, और सेकंड मेथड है डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड है, ये किस केस में हम यूज करते हैं? सॉल्यूशंस के केस में, क्योंकि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इजीली फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है, सिंपल फिल्टर हो जाएंगे। सॉल्यूशन है तो फिल्टर हो जाएंगे। लेकिन हम बात करते हैं डायरेक्ट इनोकुलेशन की। तो डायरेक्ट इनोकुलेशन अगर किस केस में करना है वो, जैसे सस्पेंशन के केस में फिल्टर नहीं होंगे सस्पेंशन, ठीक है, या कोई विस्कस सॉल्यूशन है, राइट। तो इस केस में हमें डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड यूज करना है। तो कुछ नहीं, इसमें इजी है कि आपको क्या करना है, जो भी मीडिया आप यूज करते हैं, 100 ml मीडिया यूज करते हैं, तो सैंपल क्वांटिटी जो भी आपने आपकी यूनिट्स हैं, सपोज करो किसी पर्टिकुलर आप आई ड्रॉप्स की टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने वहां पर सैंपल क्वांटिटी जो भी डिफाइंड थी 10 नंबर से 20 नंबर्स, तो एसवीपी केस में 20 मिनिमम यूज करना चाहिए हमें। उसका कंटेंट आपने मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद में वहां से क्या करना है, 10% से ज्यादा ट्रांसफर नहीं करना है, 10 नॉट मोर देन 10% ऑफ मीडिया वॉल्यूम,
मीडिया के वॉल्यूम का 10% से ज्यादा ट्रांसफर नहीं करना है। जैसे फर्स्ट ट्यूब थी अब आपकी किसकी, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया की, कितना था इसमें 100 ml। ऐसे ही सेकंड ट्यूब है एससीडीएम की, यहां पर भी कितना एससीडीएम है 100 ml, ठीक है। इतना ये आपको 100 ml मीडिया यहां प्रेजेंट है। तो इसमें जो सैंपल क्वांटिटी ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, मैक्सिमम 10 ml, ठीक है। 10 ml इधर ट्रांसफर कर देना, उसका कंपोजिट सैंपल से 10 ml इधर ट्रांसफर कर देना, अंडर एलएएफ एसेप्टिक कंडीशंस में आपको ट्रांसफर कर देने का है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड का हमने डिस्कस किया। और अभी हम बात करते हैं अगर सेकंड मेथड है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड की बात करते हैं, सबसे मेन जो रोल आ जाता है वो आता है फिल्टर का। कौन सा फिल्टर यहां यूज करना है हमको, तो दो तरह के फिल्टर आते हैं। एक फिल्टर रहता है क्या, सेल्यूलोज नाइट्रेट, और दूसरा फिल्टर रहता है सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज नाइट्रेट फिल्टर कब यूज करना है हमको, और सेल्यूलोज एसीटेट कब। तो सेल्यूलोज नाइट्रेट हमें यूज करना है जब क्या एक्वा सॉल्यूशन हो, तो एक्वस हो गया या वीकली एल्कोहलिक हुआ, वीकली एल्कोहलिक हुआ तो उस केस में यूज करना है। ऑयली हुआ तो उस केस में हम सेल्यूलोज नाइट्रेट यूज करेंगे। और अगर हमारा जो रहता है सेल्यूलोज एसीटेट है वो स्ट्रांगली एल्कोहलिक के केस में हमें यूज करना है। अगर हमारा सैंपल क्या है स्ट्रांगली एल्कोहलिक है तो सेल्यूलोज एसीटेट यूज करना है। क्योंकि अगर हम स्ट्रांगली एल्कोहलिक फिल्टर करना है हमको सॉल्यूशन, और हमने अगर सेल्यूलोज नाइट्रेट यूज किया तो फिल्टर ही डिसॉल्व हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो यहां से टेस्टिंग नहीं हो पाएगा उसका, उसके लिए आपको सेल्यूलोज एसीटेट यूज करना पड़ेगा। और बेसिकली क्या यूज करना है, जो फिल्टर का पोर साइज होता है वो कितना होता है, नॉट मोर देन 0.45 माइक्रोमीटर, ठीक है। 0.45 माइक्रोन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 0.45 माइक्रोन तक आप यूज कर सकते हैं, 0.2 भी यूज कर सकते हैं, 0.45 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो डायामीटर रहती है फिल्टर की कितना रहता है वो, अप्रॉक्स 47 mm, ठीक है। तो ये फिल्टर पेपर आपको यूज करना है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड में। तो कैसे प्रोसेस करेंगे हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड में, सबसे पहले जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड होता है यहाँ वैक्यूम पंप यूज किया जाता है। वैक्यूम के थ्रू क्या होता है, एक असेंबली होती है, मैनिफोल्ड असेंबली होती है अलग अलग तरह की, जिस तरह की जस्ट लाइक ये एक मैनिफोल्ड असेंबली है यहाँ पर। इसमें नंबर ऑफ कप्स अप्लाई किए जा सकते हैं, फिल्ट्रेशन कप्स, जस्ट लाइक एक फिल्ट्रेशन कप है यहां पर अप्लाई किया है। ऐसे अलग अलग कई सैंपल हम एक साथ टेस्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। सिंगल का सेट भी आता है मैनिफोल्ड का, उसमें एक ही असेंबली लगी रहेगी या एक से ज्यादा भी रहेंगी। 3 का भी सेट आता है, जैसे 3 का यहाँ पर, 6 का भी आता है, 3 भी आता है, ये 6 भी आता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 1 भी आता है, सिंगल का अलग से। अगर सैंपल कम है, एक ही सैंपल आता है तो सिंगल वाला सेट यूज हो जाता है। अगर ज्यादा सैंपल, मल्टीपल सैंपल है, 10, 15, 20 ऐसे आपको लगाने का है तो अलग अलग फिल्ट्रेशन कप्स आप यूज कर सकते हैं। मैनिफोल्ड में एक साथ में 6 कप भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो करना क्या है आपको, पहले जो ये फिल्ट्रेशन कप है, राइट, इसमें एक फिल्ट्रेशन कप के बारे में अगर हम देखें तो इसका जो ये पार्ट है, बेस पार्ट है, ये अलग हो जाता है इंडिविजुअल, जस्ट लाइक अपर पार्ट ये रहा इसका एक कप का, ठीक है। और जो नीचे वाला जो बेस का पार्ट है फनल लाइक, वो ये पार्ट है, ओके। तो और ये कहां पर फिक्स होता है, यहां पर इसके ऊपर की एक यूनिट रहती है, उसमें फिक्स हो जाता है ये पार्ट, ओके। तो क्या करना क्या रहता है हमको यहाँ पर, ठीक, यहाँ एक छोटा सा रबड़ का पीस लगा रहता है, जिससे ये इसके जो बेस जो मैनिफोल्ड है, दिस इज मैनिफोल्ड होल्डर, ठीक है। मैनिफोल्ड को इस पर हम कप्स को मैनिफोल्ड को फिक्स कर रहे हैं इस पर, तो मैनिफोल्ड होल्डर है। तो हमें क्या करना होता है, इस पूरी यूनिट को एक साथ, पहले ये जो पूरी यूनिट बनाई है ना, कप बनाया, इसको 121 पर
स्प्लाइस करना है तो जो भी आपका वैलिडेटेड साइकिल हो उसके अकॉर्डिंग इसको स्प्लाइस करें। बेसिकली कितना 30 मिनट्स के लिए मिनिमम स्प्लाइस किया जाता है। जब आपने स्प्लाइस कर लिया तो कप्स को यहाँ पर असेंबल कर देंगे अंडर LAF में। असेंबल कर दिया आपने, कप्स लगा दिए सारे। फिर जो फिल्टर पेपर, सेल्यूलोज नाइट्रेट फिल्टर पेपर था, वो इंडिविजुअली पैक आते हैं। एक फिल्टर पेपर को ओपन करेंगे, एसेप्टिकली ओपन करना है, फोर्सेप्स से। जो फिल्टर पेपर में ध्यान रखना है ट्रांसफर करते हुए, जस्ट लाइक ये फिल्टर पेपर है तो इसका एक जो फिल्ट्रेशन एरिया है, ये फिल्ट्रेशन एरिया है फिल्टर का, ये बाहर की बाउंड्री है, तो फोर्सेप्स से इसको इस तरह से पकड़ना है कि इसके सेंटर पार्ट को कभी टच नहीं करना है। बस जो बाउंड्री है ना, फोर्सेप्स से इस पार्ट को ही ऐसे ना, इसी पार्ट को पकड़ने का है, जो साइड वाला पार्ट है, ठीक है, यहां से इस वाले पार्ट को ही पकड़े फोर्सेप्स से। फोर्सेप्स को सेंटर में टच बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। फिल्टर डैमेज हो जाएगा तो आपकी स्टेरिलिटी टेस्ट इनवैलिड हो जाएगा। तो यहां से पहले फिल्टर पेपर को ओपन किया, उसकी जो पैकिंग थी, पैकिंग से फिर फिल्टर पेपर को फोर्सेप्स से आपने पकड़ा। स्टाइल फोर्सेप्स भी स्टाइल ऐसे ही होगी 121 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट या वैलिडेटेड प्रोसेस के अकॉर्डिंग। फिल्टर पेपर को उठाया अंडर LAFE और कहां रखना है इसको, आपको इस कप के ऊपर यहां रख देना है, ठीक है। ये आपका फिल्टर पेपर आपने यहां लगा दिया। ये फिल्टर पेपर लगाने के बाद में, ठीक है, ये असेंबली यहां लगी हुई, मैंने जस्ट बनाया है, यहां पर प्रेजेंट है। फिर इस कप को भी आपने इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, राइट। अब हमें क्या करना है, इतना ट्रांसफर होने के बाद में पहले यहां पर 10 to 15 ml जो पेप्टोन वाटर बनाया था, फ्लूइड ए या पेप्टोन वाटर 0.1% पेप्टोन वाटर बनाया था हमने 1 ग्राम इन 1000 ml, तो उसको यहां पर ट्रांसफर करना है जिससे वेट हो जाए। फिर अपना जो सैंपल है उस सैंपल को फिल्टर करें, ठीक है। जैसे 500 ml इंजेक्शन था आपका, तो क्या करना है उसमें 50-50 ml फिल्टर करना है मिनिमम। या पर्टिकुलर जो भी ड्राई पाउडर का केस अगर आपका आ गया, ड्राई पाउडर इंजेक्शन है, तो आपको जो ड्राई पाउडर की वायल्स हैं उसको क्या करना है, पेप्टोन वाटर लेना है 100 ml पेप्टोन वाटर में, या क्वांटिटी जो डिसॉल्व हो जाए उसके अकॉर्डिंगली। और जो ट्रांसफर है, कंटेंट ट्रांसफर करें आप, जो भी वायल्स है उनका, उसको मिक्स करें, डिसॉल्व करें, सॉल्यूशन बन जाए। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि जो ड्राई पाउडर इंजेक्शन होते हैं, तो ड्राई पाउडर इंजेक्शन के साथ ना उसका पर्टिकुलर SWFI आता है, स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन। तो पहले इंडिविजुअल जो भी आपको 20 जैसे यूनिट्स टेस्ट करना है, तो 20 के 20 इंजेक्शंस को आपको क्या करना है, उन स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन से रिकॉन्स्टिट्यूट कर दो पहले, ठीक है। मिक्स कीजिए, जब वो सॉल्यूशन बन जाए तो उसको डायरेक्ट फिल्टर करके यूज कर सकते हैं आप। अगर आपके पास में SWFI नहीं है उसका पर्टिकुलर, केवल ड्राई पाउडर इंजेक्शन है, तो उसको आप डायरेक्टली पेप्टोन वाटर में डिसॉल्व करके भी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अपना सैंपल यहां पर फिल्टर कीजिए, जो भी क्वांटिटी आपको फिल्टर करनी है। फिल्टर करने के बाद में क्या किया आपने, पहले फ्लूइड ए, फिर सैंपल फिल्टर किया। सैंपल फिल्टर करने के बाद में क्या करना है, हमको वॉशिंग देनी है। सपोज करो कोई एंटीबायोटिक आपने यहां पर फिल्टर किया, तो एंटीबायोटिक क्या होगा, जो आपका फिल्टर पेपर है उसके सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर वहां माइक्रोब भी प्रेजेंट है, सपोज यहां पर हमारे पास इस फिल्टर पेपर के ऊपर क्या था, एक पर्टिकुलर माइक्रोब यहां पर प्रेजेंट है, आपका सैंपल कंटामिनेशन है कुछ, तो एक बैक्टीरिया है प्रेजेंट है, लेकिन आपकी कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक थी, तो वो क्या काम करेगी, यहां पर अगर एंटीबायोटिक रहेगी तो ये मीडिया में भी ट्रांसफर होगी, इसको इनहिबिट करेगी बैक्टीरिया को या माइक्रोब्स को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वॉशिंग करना है। तो फिर वॉशिंग करनी है किससे, फ्लूइड ए से ही, फ्लूइड यानी पेप्टोन वाटर से वॉशिंग देनी है, ठीक है। तो उसको जो भी आपका वैलिडेशन, स्टेरिलिटी टेस्टिंग जो भी मेथड रहता है उसको वैलिडेशन भी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वैलिडेशन को लेकर के। तो जो भी वैलिडेटेड प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें वॉशिंग दें, 3 टाइम्स तक वॉशिंग आप दे सकते हैं। तो 100 ml से 3 टाइम्स यहाँ वॉशिंग करें, ठीक है। वॉशिंग कैसे किया आपने, 100 ml से। जब आपने वॉशिंग कर दिया, 3 टाइम्स वॉशिंग किया, अब यहां से जो फिल्टर पेपर है इसको कप को ओपन करना है, ऐसे ही अलग कर देना है, यहां से पार्ट हटा करके। फिल्टर पेपर आपको दिखाई देगा, यहां से फिल्टर पेपर जो दिखाई देगा, ये इस फिल्टर पेपर को क्या करना है, तो यहां प्रेजेंट है, डिस्टर्ब किए बिना, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फिल्टर के सेंटर में टच नहीं करना है, फोर्सेप्स से कट जरूर करना पड़ेगा आपको। स्टाइल फोर्सेप्स से आप क्या करें, फिल्टर पेपर को पहले एक फोर्सेप्स से उठाएं और सीजर से सेंटर से कट करें, उसको 2 पार्ट में कट कर दें, ठीक है। यहां से 2 पार्ट में कट कर दिया सपोज आपने, ठीक है। यहां पर से एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट, 2 पार्ट है आपके। तो इन दोनों पार्ट्स को क्या करने का है, आपको फिर ट्रांसफर करना है। एक पार्ट को किसमें ट्रांसफर करना है, SCDM में,
और दूसरे पार्ट को किसमें ट्रांसफर करना है, FCM में, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट 100 ml मीडियम में ट्रांसफर कर देने का है। ओके राइट, तो इन दोनों पार्ट्स में आपने मीडिया में इनको फिल्टर पेपर को ट्रांसफर करना है। ठीक है, आपके मीडिया से ये FTM था जिसमें रिंग्स प्रेजेंट थी और ये एसिडियम था, तो इस पार्ट को आपने इधर ट्रांसफर कर दिया और इसको एसेप्टिकली ट्रांसफर करना है। एसेप्टिकली, आपके द्वारा कंटामिनेशन ऐड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर ट्रांसफर किया आपने और ट्रांसफर करने के बाद में राइट इंक्यूबेशन का नंबर आता है। तो इंक्यूबेशन के साथ में, अच्छा इसके साथ में कुछ टेस्ट पैरेलली हमें रन करने होंगे। ये तो हमने लगाया क्या, सैंपल टेस्ट किया, हमारा सैंपल टेस्ट किया। दूसरा इसके साथ में एक आप प्रोसेस कंट्रोल रन करें। जैसे सैंपल आपने टेस्ट किया उसी सिमिलरली प्रोसेस कंट्रोल में क्या करना है आपको, जो भी आपने फ्लूइड यूज किया, डाइल्यूएंट यूज किया, पेप्टोन वाटर यूज किया, उसको फिल्टर करें। फिल्टर करने के बाद में 100 ml को उसको दो पार्ट में कट करके फिल्टर को एक एसिडियम और एक FTM में ट्रांसफर कर दे। और जो भी मीडिया का लॉट आपने यूज किया है उसका लॉट का एक एक ट्यूब को नेगेटिव कंट्रोल की तरह यूज करें, ब्लैंक बिना यूज किए उसको ऐसा रखें इस पर्टिकुलर टेस्ट के साथ में। और पॉजिटिव कंट्रोल आपने ऑलरेडी जीपीटी लगाया है उसका, तभी आपने यूज किया है। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट आपने लगाने हैं इसके साथ में। और इसको फिर क्या कर देना है, FCM और एसिडियम दोनों का इंक्यूबेशन करना है। इसका FTM का इंक्यूबेशन कितने पर करना है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 32.5 प्लस माइनस 2.5, और यह 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर कितने दिन के लिए इंक्यूबेट करना है, 14 डेज के लिए आपको इंक्यूबेशन करना है, 14 दिन के लिए। और डेली ऑब्जर्वेशन लेना है इसका। फिर डेली आप इंक्यूबेटर से निकालेंगे और चेक करेंगे कि कोई ग्रोथ तो नहीं अपेयर हो रहा है। फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम में भी देखना है ध्यान से कि इसका रिंग ब्रेक ना हो। ठीक है, और दूसरा एसिडियम में मिक्स करके आप चेक कर सकते हैं कि कोई ग्रोथ तो पर्टिकुलर अपेयर नहीं हो रही है। ओके, डेली देखेंगे। अगर 14 डेज तक आपका कोई ग्रोथ नहीं मिलता है तो आप स्टेरिलिटी टेस्ट में पास होता है, लेकिन साथ में आपका प्रोसेस कंट्रोल भी, और एक हमने क्या लगाया था, निगेटिव कंट्रोल मीडिया का, जिसमें हमने एसएच मीडिया को यूज किया था। तो इनमें भी कोई ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। राइट, अच्छा एक केस और आ जाता है इसमें। अभी सपोज कीजिए आपने यहां पर ट्रांसफर किया फिल्टर को और यहां ये टर्बिड हो गया मीडिया, कोई आपका प्रोडक्ट था जो टर्बिडिटी थी उसमें। ठीक है, तो उसके कारण से आपको ग्रोथ तो पता नहीं चल पाएगा। तो उस केस में क्या करना होता है, 14 डेज के बाद में, जब 14 डेज इंक्यूबेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसमें नॉट लेस देन 4 डेज के लिए एडिशनल इंक्यूबेशन करना होता है। कब, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं इसके लिए, यहां से आफ्टर 14 डेज इन दोनों ट्यूब से 1 ml सैंपल जो है वो फ्रेश मीडियम में ट्रांसफर करते हैं। फ्रेश में ट्रांसफर करेंगे, किसमें, FTM से FTM में ट्रांसफर करेंगे और एसिडियम से एसिडियम में ट्रांसफर करेंगे। 1 ml यहां से FTM में ट्रांसफर करेंगे, नॉट लेस देन 1 ml, और यहां से 1 ml एसिडियम में ट्रांसफर करेंगे। राइट, और इंक्यूबेशन करना है इसको नॉट लेस देन 4 डेज, कम से कम 4 दिन का दोबारा इंक्यूबेशन देना है। यानी इस केस में आपकी जो स्टेरिलिटी रिलीज होगी वो कम से कम 18 दिन मिनिमम में रिलीज होगी। अगर टर्बिड नहीं करता है, नॉर्मल है, ट्रांसपेरेंट है, तो 14 डेज में रिलीज हो जाएगा। तो डेली ऑब्जर्वेशन करना है उसको। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद में डेली चेक करना है, 14 डेज तक कोई ग्रोथ नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो भी हमने देखा कि 14 डेज तक डेली हमें ऑब्जर्व करना है। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। तो इसमें डेली जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डेली हम देख रहे हैं कि कोई ग्रोथ तो नहीं आ रहा है एसिडियम में, सोयाबीन किसी डाइजेस्ट मीडियम में, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम में। और अगर आपका सैंपल पास आता है, कोई ग्रोथ नहीं आता है 14 डेज तक, तो रिजल्ट ओके है। ठीक है, क्या किया हमने, 14 डेज इंक्यूबेशन था, नो ग्रोथ, तो क्या आ गया, क्या देखना है, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोबियल ग्रोथ तो नहीं है, तो नो मैक्रोस्कोपिक माइक्रोबियल ग्रोथ। तो क्या कंडीशन रहती है, पास हो जाता है हमारा सैंपल। लेकिन अगर किसी केस में, किसी भी ट्यूब में अगर हमें क्या होता है,
ग्रोथ अपेयर मिल जाती है। तो सैंपल क्या होता है? डज नॉट कंप्लाइज, डज नॉट कंप्लाई। ठीक है, सैंपल कंप्लाई नहीं होगा इस केस में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, स्टेरिलिटी टेस्ट को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं अनलेस, अगर हमारा सपोज करो प्रोसेस कंट्रोल हमने रन किया था, प्रोसेस कंट्रोल हमने रन किया और प्रोसेस कंट्रोल में ही कंटेमिनेशन था। प्रोसेस कंट्रोल मतलब चाहे वो आपके स्पेक्ट्रोमीटर में कंटेमिनेशन रह सकता था या आपकी हैंडलिंग से कुछ एरर रहा, जब तक आपका प्रोसेस में कोई फॉल्ट ना नजर आए, ठीक है, प्रोसेस में कोई फॉल्ट अपीयर ना हो, यानी टेस्टिंग एरर ना हो, अनलेस दैट वी कांट रिपीट स्टेरिलिटी। अगर प्रोडक्ट फेल है तो वो फिर फेल रहने वाला है, ठीक है, वो कंप्लाई नहीं रहेगा। केवल टेस्ट इनवैलिड होने के केस में ही हम स्टेरिलिटी टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं, ऐसा फार्माकोपियाज में क्लियरली मेंशन किया गया है। ओके, ठीक। तो आपको क्या करना है, अगर उसमें ग्रोथ अपेयर होता है तो आपको जो भी पर्टिकुलर माइक्रोब वहां पर अपेयर हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। आप एनवायरमेंट मॉनिटरिंग करते ही हैं, तो जब स्टेरिलिटी टेस्ट लगाना है तो एनवायरमेंट मॉनिटरिंग, पर्सन मॉनिटरिंग करना है पर्सन का जो भी स्टेरिलिटी टेस्ट परफॉर्म करेगा। तो जो माइक्रोब प्रोडक्ट में अपेयर हुआ वो हमें चेक करना है कि वो प्रोडक्ट के कारण से है या हमारी टेस्टिंग के टाइम पर जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहां से तो नहीं कहीं ऐड हो गया है, टेस्टिंग करते हुए किसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट से कोई मिस्टेक तो नहीं रहा जिसके कारण से कंटामिनेशन रहा। अदरवाइज टेस्ट को रिपीट नहीं कर सकते हैं जब तक कि टेस्ट में फॉल्ट ना रहे, राइट। तो अगर टेस्ट फॉल्ट मिलता है तभी हम टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं, अगर टेस्ट फॉल्ट नहीं है तो हम टेस्ट रिपीट नहीं कर सकते हैं। वो अगर टेस्ट स्टेरिलिटी फेल है तो फेलियर ही माना जाएगा उसको। और ये जनरल हमने जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग के बारे में आज डिस्कस किया, तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग की बेसिक्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया। आप लेक्चर का रिवीजन ले सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, उसको कोई कंफ्यूजन हो तो फार्माकोपियाज रेफर कर सकते हैं। सारे प्रोसीजर फार्माकोपियाज में वेल डिफाइंड है। आप जो भी टेस्ट माइक्रो और बायोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, you should always read the pharmacopoeias. First of all, you should know the basics of your testing. Sterility test, if you are doing, then you should know what are the basics as per the pharmacopoeia, what are pharmacopoeial requirements. If you will not follow the pharmacopoeial requirement, then your test will be invalid. So it is very much necessary. You should aware about the pharmacopoeias, right? तो sterility test के बारे में pharmacopoeias से स्टडी करें, रीड करें, बेसिक प्रैक्टिस करें, तो इजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टेस्ट बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिस टेस्ट, जो स्टेरिलिटी टेस्ट है वो प्रैक्टिस का टेस्ट है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई फॉल्स पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, कि क्योंकि आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को आप टेस्ट कर रहे हैं तो आपके द्वारा एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ही मार्केट में आना चाहिए। तो ये बेसिक हमने स्टेरिलिटी टेस्ट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेरिलिटी टेस्ट वैलिडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।